Hello children, once again I welcome to you all in my English classes with your book The Spring Blossom textbook General English of class 10th, and we are reading lesson 8. The name of the lesson is One Step Ahead and it is written by APJ Abdul Kalam, and this is part 1 of this lesson. And you are seeing here cover page of your textbook, that is the Spring Blossom textbook General English of class 10th. So children, we are doing the lesson number 8, One Step Ahead. Before reading the lesson, you just open your book, and wherever I give you meaning of new words, just note it down in your textbooks wherever you find suitable. तो लेसन स्टार्ट करने के पहले अपनी बुक आप खोल लें. बुक का पेज नंबर है 54. तो जहाँ कहीं मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड या न्यू वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ, आप उस मीनिंग को लिखते जाएं ताकि आपको बाद में उसे लेसन को पढ़ने में समझने में दिक्कत ना जाए. तो लेसन का नाम है वन स्टेप अहेड, यानी एक कदम आगे. ये लेसन APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा था और ये उनका यात्रा वृत्तांत है. कैसे उनकी जॉब लगी, कैसे उन्होंने इंटरव्यू फेस किया और उस दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उस बारे में उन्होंने इस लेसन में लिखा है. Through the window of the compartment, I watched the countryside slip past from a distance. The men in the fields in their white dhotis and turbans, and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy fields, seemed to inhabit some beautiful paintings. थ्रू द विंडो ऑफ कंपार्टमेंट, अपने ट्रेन के जो कंपार्टमेंट यानी रेल का डिब्बा में बैठे हुए, आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट, मैं देख रहा था कि जो ग्रामीण परिभूमि है, परिदृश्य है, वो पीछे गुजरते जा रहा है. स्लिप पास्ट यानी गुजरते जा रहा है. फ्रॉम अ डिस्टेंस द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोतीज एंड टर्बन्स, दूर से मुझे नज़र आ रहा था कि पुरुष वर्ग जो है वो अपने खेत में था, सफ़ेद धोती और टर्बन यानी कि सिर की पगड़ी. टर्बन से यानी पगड़ी, धोती यानी अधिकतर ग्रामीण परिवेश में अभी भी लोग धोती पहनते हैं वो. एंड द वुमन फोक इन ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, और महिलाएं जो ग्रीन बैकग्राउंड में यानी पैडी फील्ड्स जो थे, धान, पैडी यानी धान, धान के खेतों में जब वो महिलाएं बैठी हुई दिख रही हैं तो उनकी विभिन्न कलर्स की साड़ी जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड में बिल्कुल ऐसी लग रही थी. सीम्ड टू इनहेबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग, जैसे कि कोई सुंदर पेंटिंग में देख रहा हूँ. ऐसा APJ अब्दुल कलाम जी लिखते हैं कि पुरुष और महिलाएं जो खेतों में खड़े हुए हैं, पुरुष सफ़ेद धोती और पगड़ी पहने हुए, महिलाएं कलरफुल धोती साड़ी पहने हुए, ऐसा लग रहा है कि कोई पेंटिंग है जो नज़र आ रही है. आई सैट ग्लूड टू द विंडो, मैं खिड़की से चिपका हुआ बैठा रहा. ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वेयर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज़ विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, लगभग सभी लोग किसी न किसी गतिविधि में, है ना, एक्टिविटी है ना, किसी न किसी गतिविधि में इंगेज्ड थे, व्यस्त थे, और जो वो उनके काम हो रहे थे उसमें एक तरीके की रिदम यानी लयबद्धता और ट्रैंक्विलिटी यानी शांति महसूस हो रही थी. मैन ड्राइविंग कैटल्स, आदमी जानवरों को ले जाते हुए, हाँकते हुए. ड्राइविंग यानी यहाँ पे ड्राइविंग कैटल यानी हाँकना जानवरों को, कैटल यानी पालतू पशु. वुमन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, महिलाएं झरनों से पानी लाते हुए. स्ट्रीम्स यानी झरने, छोटी नदी बोल सकते हैं. ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और कभी कभी कोई बच्चा नज़र आ जाता था और ट्रेन को ट्रेन को देखकर हाथ हिलाता था. वेव यानी हाथ हिलाना.
It is astonishing how the landscape changes as one moves northward. ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो जो भू क्षेत्र है, लैंडस्केप है, यानी ज़मीन का परिदृश्य है, वो बदलते जाता है. The rich fertile plains of the river Ganga and its numerous tributaries have invited invasions, turmoils and change. जो गंगा का फर्टाइल यानी उपजाऊ मैदान है, रिच यानी यहाँ पर समृद्ध, गंगा का समृद्ध उपजाऊ मैदान है, उसने बहुत सारे और साथ ही उसमें ट्रिब्यूटरीज, ये जो उसकी सहायक नदियाँ हैं बहुत सारी, इन्होंने ही इन्वेजन्स यानी आक्रमण और टर्मोइल यानी उथल पुथल और चेंज यानी परिवर्तन को आमंत्रित किया. क्योंकि भारत की समृद्धि देखकर, गंगा के मैदानों की समृद्धि और उपजाऊपन देखकर ही बाहर से लोगों ने आक्रमण किए हैं भारत पे. About 1500 BC, fair-skinned Aryans swept in through the mountain passes from the northwest. लगभग 1500 ईसा पूर्व, BC यानी होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले, तो हिंदी में जो हम बोलते हैं इसको BC यानी ईसा पूर्व. तो लगभग 1500 ईसा पूर्व गोरी चमड़ी वाले आर्य जो है माउंटेन पासेस से यानी पर्वतों के दर्रों से उत्तर पश्चिम की ओर से सुदूर उत्तर पश्चिम से भारत के अंदर चले आए. The 10th century brought Muslims who had mingled with local people and became an integral part of this country. और लगभग 10वीं शताब्दी में मुस्लिम्स भारत आए और बाद में वो इस धरती के लोगों के साथ मिंगल हो गए यानी यहीं पर घुल मिल गए. एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और साथ ही इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए. वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक साम्राज्य ने दूसरे साम्राज्य को स्थान दिया, एक के बाद एक दूसरे साम्राज्य भारत में आते गए. रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, और धार्मिक विजयता की जो बात थी वो एक के बाद एक चालू रही, लगातार रही. ऑल दिस टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड, सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस. इस पूरे दौरान, ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय में, द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर यानी कर्क रेखा के दक्षिण की ओर का हिस्सा, रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड, और ये पूरी तरह अछूत यानी बिना छुए रहा, जो बाहरी आक्रमण हुए उनसे बचा रहा. सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, सुरक्षित था विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पीछे, क्योंकि जो नदियां थीं, जो पर्वत श्रृंखला थी, उनको पार करना कठिन था और उस समय इतने साधन भी नहीं थे कि इतनी बड़ी बड़ी नदियों को कैसे पार किया जाए या ये जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें कैसे पार किया जाए. तो दक्षिण का हिस्सा पूर्णतः सुरक्षित था और उसके लिए कारण थे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां, जिन्होंने शील्ड यानी ढाल की तरह काम किया. शील्ड यानी ढाल. द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स हैड वोवन अ नेट ऑफ almost unaccessible protection for the tapering Indian peninsula. तो ये जो नदियों का जाल था, कौन सी नदियाँ? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इन्होंने एक तरीके का ऐसा जाल बुन लिया था. नेट यानी जाल, वोवन यानी बुना हुआ था. ऑफ ऑलमोस्ट अनएसेसेबल प्रोटेक्शन फॉर द टैपरिंग इंडियन पेनिनसुला, एक प्रतिरक्षा के लिए इन लोगों ने, नदियों ने अपना जाल बुना था कि भारतीय जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी वो स्थान होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा रहता है और एक ओर से जमीन से घिरा रहता है.
तो हम देखें जब भारत का नक्शा बनता है तो इस तरीके का रहता है। आप में जहाँ जहाँ हैंड कर्स हो रहा है आप देखें तो इस तरीके का रहता है भारत का नक्शा। मैं आपको इसमें ड्रॉ करके भी बताती हूँ पेंट वाले से। तो भारत का जो नक्शा है वो इस तरह का है लगभग ऐसा। तो आप देखें ये जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ भी वाटर है, ये पूरे में वाटर है। तो 3 तरफ से घिरे हुए एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। और यदि वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता तो उसको कहते हैं आइलैंड। भारत का एक हिस्सा ऊपरी जो हिस्सा है वो घिरा हुआ है ज़मीन से और 3 हिस्सा घिरा हुआ है पानी से। तो जो इंडियन पेनिनसुला है उस पेनिनसुला को जो सतपुड़ा विंध्याचल की श्रेणियां हैं वो यहाँ कहीं पर है, सतपुड़ा विंध्याचल की श्रेणियां, और इनके बीच बहती है नर्मदा नदी। फिर यहाँ जाके नर्मदा जो है वो कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ नर्मदा नदी है, साउथ में सतपुड़ा रेंज है और नॉर्थ में विंध्याचल रेंज है। तो इसको पार करना बाहरी आक्रमणकारी थे उनके लिए संभव नहीं था। और इस बीच ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर विभिन्न नदियों ने अपना एक अनएसेसेबल नेट बुन लिया था, जाल बुन लिया था, जिससे कि और ज़्यादा कठिन हो गया था दक्षिण तक पहुंचना बाहरी आक्रमणकारियों के लिए। To bring me to Delhi, my train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement. मुझे दिल्ली तक पहुंचाने के लिए जितनी भी ये जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स यानी होता है व्यवधान, बाधाएं। तो जितनी भी भौगोलिक व्यवधान और बाधाएं थीं उन सब को मुझे ट्रेन ने दूर कराया। मतलब रेल में बैठे बैठे मैं इन सारी बाधाओं को दूर करता हुआ, पार करता हुआ दिल्ली पहुंच रहा था। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारण था वो था साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी वैज्ञानिक प्रगति। आधुनिक विज्ञान के कारण ही मैं बिना किसी तकलीफ के उत्तर तक, दिल्ली तक पहुंच गया। I halted for a week in Delhi, the city of great Sufi saint Hazrat Nizamuddin, and appeared for the interview at DTD&P Air. डायरेक्टरेट, ये DTD&P Air का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। मैं दिल्ली में 1 सप्ताह रुका। हाल्टेड मतलब रुकना। द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जो महान सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन का स्थान है। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू में शामिल हुआ। यहाँ पे अपीयर्ड यानी शामिल होना, साक्षात्कार देना। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देना और अपीयर्ड यानी शामिल हुआ। तो एक इंटरव्यू में मैं शामिल हुआ। इंटरव्यू कहाँ था? एट DTD&P एयर। DTD&P का मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। मतलब ये एयरफोर्स से संबंधित संस्थान है जहाँ पर मुझे इंटरव्यू देना था। मैंने दिया। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, इंटरव्यू पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मतलब हमेशा की तरह मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, साक्षात्कार अच्छा रहा। द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो प्रश्न थे वो हमेशा की तरह रूटीन यानी सामान्य प्रश्न थे, रूटीन नेचर के थे और मेरे विषय के ज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे पा रहे थे। मतलब जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित जो सब्जेक्ट नॉलेज था, विषय का ज्ञान था, वो मुझे पूरा था। देन आई प्रोसीडेड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। फिर मैं आगे बढ़ा, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना। देहरादून गया, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। इंटरव्यू कहाँ था? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड यानी
At the selection board, the emphasis was more on personality than on intelligence. तो सिलेक्शन बोर्ड में वो ज़्यादा महत्व दे रहे थे पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पे, शारीरिक क्षमता पे, बजाय इंटेलिजेंस के, यानी बौद्धिक क्षमता पे उतना महत्व नहीं दे रहे थे। वो ज़्यादा उनका जो जांचने का नज़रिया था इंटरव्यू का, वो था पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, शारीरिक क्षमता। और परहैप्स दे वेयर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलेट मैनर। शायद वो फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक क्षमता अच्छी चाह रहे थे और आर्टिकुलेट मैनर यानी वाणी की स्पष्टता चाह रहे थे। देखिए, हर जगह बोलने का जो टंग एक्सेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, यानी वही अंग्रेजी बोल रहे हैं लेकिन बोलने का प्रोनाउंसिएशन का हल्का सा डिफरेंस हो जाता है। तो वो जो आर्टिकुलेट मैनर है वो भिन्न चाह रहे थे, जैसा एपीजे अब्दुल कलाम का था वैसा उन्हें नहीं चाहिए था। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था लेकिन थोड़ा सा मायूस भी था। नर्वस यानी मायूस होना। डिटरमाइंड बट एंग्सियस। दृढ़ निश्चयी था पर थोड़ी चिंता भी थी। कॉन्फिडेंट बट टेंस। आत्मविश्वास था लेकिन थोड़ा सा तनाव भी था। टेंस यानी तनाव, टेंशन जो बोलते हैं वो इसी टेंस शब्द से बना है। आई कुड ओनली फिनिश 9th in the batch of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force। तो कुल 25 लोगों का एग्ज़ाम ने इंटरव्यू हुआ था, जिसमें से मेरी पोजीशन जो आई थी वो 9th आई थी और उन्हें चाहिए थे कुल 8 ऑफिसर्स, यानी सिर्फ एक नंबर से, यानी जो मेरिट लिस्ट थी उसमें उन्हें 8 ही चाहिए थे और एपीजे अब्दुल कलाम का पोजीशन 9th थी। तो एयरफोर्स का जो कमिश्निंग बोर्ड था वहाँ पर एक पोजीशन से एपीजे अब्दुल कलाम रह गए। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। डिसअपॉइंट होना यानी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मेरी स्थिति खराब हो गई थी, दुखी हो गया था। डिसअपॉइंट यानी दुखी होना। इट टुक मी सम टाइम to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers। इस चीज़ को समझने के लिए कि जो अवसर था एयरफोर्स को ज्वाइन करने का वो मेरी उंगलियों से अब भी फिसला है, मतलब अभी वो चांस मेरे हाथ से छूट गया है और शायद अब मैं कभी एयरफोर्स पे ना जा पाऊँ। और इस बात से एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, दुखी थे। I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff। मैंने अपने आप को सिलेक्शन बोर्ड के बाहर लाया, यानी ड्रैग्ड यानी खींचा होता है, बाकी यहाँ पे शरीर को खींचने वाली बात नहीं है। यानी स्वचालित मोड में अब्दुल कलाम सिलेक्शन बोर्ड से बाहर आ गए और अब वो खड़े हैं एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे पे। एज यानी होता है किनारा, क्लिफ यानी पहाड़ी। देयर वॉज अ लेक फार बिलो। बहुत नीचे पे एक लेक यानी झील थी। आई न्यू दैट द डे अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट। अब मैं ये जानता था कि जो सामने वाले दिन हैं, आने वाले दिन हैं, वो बहुत कठिन होंगे। देयर वेयर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड। अब कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका मुझे जवाब ढूंढना था और कोई एक नया प्लान ऑफ एक्शन, एक नई रणनीति मुझे बनानी थी। कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन यानी कार्य योजना, रणनीति बनानी थी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश। अब मैं पैदल ही ऋषिकेश की कठिन यात्रा पर गया। ट्रैक्ड यानी पैदल यात्रा है। ट्रैक्ड का अर्थ होता है पैदल यात्रा।
पैदल ही अब मैं ऋषिकेश की ओर आगे बढ़ गया। तो हमारा जो वीडियो है वो 20 मिनट का बन चुका है। आगे का जो हम वीडियो है लेसन है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और लेसन अच्छे से समझ आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।